बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तर्बियतकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन अगर पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा देखें तो पार्लियामान के ऐवान के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद जो तकारीर वहाँ पर हुई हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पूरे मामले के ऊपर तशवीश का इजहार करने के ऊपर शुक्रिया अदा किया है। वकास अकरम ने आज ये बात की, उन्होंने कहा जी कि हम शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से आपने हमारे साथ जिस तरीके से रवैया रवा रखा है और फिर आपने हमारे बारे में जो तशवीश का इजहार किया है, हम MKM के भी मशकूर हैं, हम स्पीकर साहब के भी मशकूर हैं। लेकिन इस पूरे अमल में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती बेंचेस की तरफ से जो बात हुई है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पूरे मामले के ऊपर आज जो अली अमीन गंडापुर के बारे में बातें की कि अली अमीन गंडापुर के बारे में जो रुपोशी की बातें थी वो कहाँ पर बैठे रहे, कहाँ से जाके माफिया मांगते रहे। फिर उन्होंने कहा जी 2 नंबर आदमी है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इसके ऊपर यकीन ना करें। फिर यह भी उन्होंने बात की कि इस्तेहकाक तो उनका है कि वो काउंसिल जनरल अफगानिस्तान से मुलाकात कर लें, लेकिन खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर वो बात करेंगे तो फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा हर्फ आएगा। इस पूरे मामले को लेकर जो कल पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है उसके अंदर क्या बातचीत होगी। ख्वाजा आसिफ साहब उसमें क्लेम ये कर रहे हैं कि कल आईनी तरमीम पार्लियामान के अंदर पेश की जाएगी। राना तनवीर हुसैन साहब ये कहते हैं कि कोई आईनी तरमीम पेश नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर कानून भी कहते हैं कोई तरमीम नहीं पेश की जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब के गुज़श्ता दिनों जो बयानात हैं वो दीगर वफाकी वज़रा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मिलते जुलते क्यों नहीं है। एक और मामला कि जिसपे वो जो 10 अरकान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, उनको लेके स्पीकर ने एक नई डायरेक्शन दी कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर उनकी जो रिहाइश गाहें हैं, उनके जो कमरे हैं, उनको सब जेल करार दे दिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 8 दिनों के जो रिमांड दिया गया था जिस्मानी, उसके ऊपर जब बातचीत की गई तो प्रोसिक्यूटर ने जब FIR पढ़ के सुनानी शुरू की तो बाकायदा तौर पे आमिर फारूक साहब जो हैं वो मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और फिर उन्होंने कहा कि बड़े अरसे बाद जो है वो कॉमेडी देखने को मिली है। बहुत अच्छा लिखारी है जिसने ये FIRs लिखी हैं। उन्होंने कहा जी कॉमेडी बहुत अच्छी उसने लिखी है। फिर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि इतने जो लोग थे जिनकी जिस्मानी रिमांड को मंजूर करते हुए 8 रोज़ रखे गए, उन तमाम लोगों की सतरें एक जैसी हैं। फिर उन्होंने कहा जी क्या शेब शाहीन को आप लोग नहीं जानते? फिर उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर को आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता? उन्होंने कहा जी 4 दिन तो आपने रख लिया, क्या बरामद करना था उनसे? तो कहा गया कि शेर अफजल खान मरवत से हमने एक पिस्टल बरामद कर लिया है जी। फिर यह भी कहा गया कि हम दीगर लोगों से जो है बरामदगी कर रहे हैं। एक शख्स के बारे में कहा गया कि उनसे डंडा बरामद हुआ है शेब शाहीन साहब के मुतालिक। तो हंसे बाकायदा तौर पर जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा तो कभी नहीं होता, ये 8 दिन का जिस्मानी रिमांड कहाँ से मिलता है, ये आप लोगों को कैसे 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया? तो उसके बाद उन्होंने जिस्मानी रिमांड को मुअत्तल कर दिया और जुडिशल कर दिया इस पूरे मामले को। अब उसके ऊपर ज़मानतों की जो दरखास्तें हैं वो दायर की जाएंगी। फिर उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों का केस है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, तो लाहौर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर, तो वो यहाँ पर पेश नहीं हो सके। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तंबीह ये की है। उन्होंने कहा जी अगली बार अगर आप लोगों की तरफ से कोई नहीं पेश होता तो फिर आपका हक़ दिफा ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर फरीक जो है वो हम फिर सुनेंगे और उन्हीं की बात के ऊपर अमल दरामद होगा। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे पे और पार्लियामान की मौजूदा कार्रवाइयों पे और आइन साजी के ऊपर जो बातें हो रही हैं उस पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, पहले बात तो ये ज़मानतों के हवाले से जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है वो तो बात के मराहिल हैं, लेकिन जो जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया है उसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग कितनी होगी और सिंपैथी कितनी गेन की है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर साहब, तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दियों की तो एक इतनी लंबी लाइन है कि पीपल्स पार्टी को भी इस हक में बोलना पड़ा, MKM को भी इसी हक में बोलना पड़ा, मौलाना फजलुर रहमान को भी इस हक में बोलना पड़ा। तो फिर इससे बढ़ के अवाम ने देखा कि जिस तरीके से FIR काटी गई, उन FIRs में जिस पर जो डाला गया, ये तो एक ऐसा वाकई मजाक था, बल्कि एक ऐसी मजाकिया फिल्म थी। अगर इन सारी FIRs को इकट्ठा करके कोई आप जैसा अच्छा लिखारी यासर साहब, कोई आप जैसा अच्छा प्रोड्यूसर इस पर एक फिल्म बना देना, एक ड्रामा बना दे, तो बड़ा हिट हो जाए। और क्योंकि अवाम की हमदर्दियां
तो आजकल तो हम खुशियां देखना चाहती है ना, कोई मजाक सुनना चाहती है, तो मजाक तो शुरू हो गया, ये सारी चीजें तो शुरू हो गई। अब तहरीक इंसाफ के वो लोग MNAs जिन्हें अंदर से गिरफ्तार किया गया साबित हो चुका है, वो लोग ठीक है पार्लियामेंट हाउस के पार्लियामेंट लार्जेस में सब जेल करार दे दिया गया, असूलन तो उन्हें रहा करना चाहिए था, असूलन तो उन्हें घरों में होना चाहिए था, उनको पकड़ने वालों को जेलों के अंदर होना चाहिए था, उन पर झूठी FIR देने वालों को जेल में होना चाहिए था। अगर एक मुल्क के MNA तगड़े MNAs जो हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है, उन पर ये झूठी FIRs हो रही हैं, तो फिर आम आदमी के साथ क्या होगा? आम शख्स जो है उस पर कितनी FIRs होगी, और वो बेचारा किस तरह का किसी चीफ जस्टिस साहब के पास जा सकेगा, वो किस तरह किसी और अदालत में जाके अपना रोना रो सकेगा? हमदर्दियां कोई दूसरी राय नहीं है, सियासी हमदर्दियां, अवामी हमदर्दियां इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है कि सारा कुछ लोग भूल गए, लोगों को संजानी के जलसे में होने वाली तकरीर भूल गई, पार्लियामेंट पर होने वाला हमला लोगों को याद रहा, क्योंकि वो हमला पूरी रात का हमला था। उस हमले के बाद हर रोज पार्लियामेंट के अंदर ये बहस छिड़ती है, अदालतों में ये बहस छिड़ती है, हर जगह ये बहस छिड़ती है, हर जगह ये बात होती है, और ये बात उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इसके असल मकासद यानी असल लोग सामने नहीं आ जाते जिन्होंने गिरफ्तार किया, ये जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुए। अब मुझे ठीक हंसे हैं जस्टिस साहब के ये FIR सुनकर। अब मुझे बताएं, शेर अफजल से जो मरबत से जो पिस्टल बरामद किया है, वो तो उनका लाइसेंसी पिस्टल है, वो अपने साथ रखते हैं। अब एक लाइसेंस याफ्ता पिस्टल अपने साथ रखना कहां का जुर्म है? आप लाइसेंस देते क्यों हैं? इसलिए कि इस पिस्टल का लाइसेंस है, या अपने पास रख सकता है। हाँ, 144 लगी हो तो आप लहरा नहीं सकते। उन्होंने लहराया होता जनाब, तमाम टीवी चैनल पर वो फुटेज चलती, उनकी गिरफ्तारी जिस वक्त हुई, उनके साथ उनके गनमैन मौजूद थे। क्या किसी ने मजाकमत की? क्या किसी ने किसी को कुछ कहा? नहीं, बिल्कुल सीधा साफ चला गया। ये हमदर्दियां PTI के साथ गई हैं, और तहरीक इंसाफ को इस पे बहुत बड़ा आने वाले दिनों में आपको एक मार्जिन नजर आएगा। एक बात तो बड़ी क्लियर होना शुरू हो गई है कि मजलूमियत जो है वो PTI के हिस्से में आना शुरू हो गई है, और बाकी चीजें जो है वो हुकूमत के हिस्से में आना शुरू हो गई। मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब, वो कल आपने मौक़िफ़ अपनाया था कि फुफ्फो का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बात यही कि जब सारे जो हैं वो एक मौक़िफ़ के ऊपर है, अब उसमें जो वो कमेटी है उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, सरबराही भी अपोजिशन के पास है, और वो PTI के ही मामले के होने के बाद बनाई गई है, तो उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने में मसाइल क्या थे? इस PTI की सरबराही किसके पास है? कमेटी की सरबराही खुर्शीद शाह साहब जो है, इसकी सरबराही किसके पास है? हुकूमत के पास हुई ना जी, हुकूमत के इत्तेहादी है ना, हुकूमत में है ना। 3 लोग हैं इसमें PTI के, बाकी टोटल कमेटी में सारे हुकूमती इत्तेहादी हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब यहां तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी मिसाके पार्लियामेंट ना हो। ख्वाजा आसिफ साहब या तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये जो एक पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट चलनी चाहिए, अवाम की जिस पे बात होनी चाहिए, आईनी मसाइल पे जिस पे बात करनी चाहिए, अवामी मसाइल पे बात करनी चाहिए, ख्वाजा साहब चाहती हैं ये ना हो। अब ख्वाजा साहब हुकूमत से हैं, वफाकी वजीर हैं, बड़े मियाँ साहब के करीब तरीन साथियों में से एक है, बहुत सी चेंजिंग लाने और बहुत सी चेंजिंग में रोल अदा करने वालों में से एक है। अब ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि मैंने क़यादत को भी कह दिया है और मैं खुद भी अब इस कमेटी का मेंबर नहीं बनूंगा, मैं कमेटी में इसमें नहीं रहना चाहता, यह ख्वाजा आसिफ ने नहीं कहा। अगर आप गौर करें, यह बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई है, यह बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। वजह बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ वजह है, मैं खुल के बता देता हूं। वजह बड़ी है कि जब यहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब इन्वेस्टिगेशन इसी कमेटी के अंदर होगी, जब इसी कमेटी के अंदर यह चीज साबित हो जाएगी कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई हैं, जब यह साबित हो जाएगी कि जनाब, और वो IG साहब आके कह देंगे कि मैंने इजाजत से किया है, मैंने नोटिस में लाके किया है, जब बाकी लोग ये कह देंगे तो उसके बाद फिर हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। कमेटी तो बन गई इसलिए कि सारे इकट्ठे हो गए, सबने कहा कि पार्लियामेंट का
जो इज्जत है, एहतराम है, इसका तकद्दस जो है, इसे किसी सूरत हमने पामाल नहीं होने देना। उसके बाद कमेटी बन गई, ये कमेटी नहीं बनी, इन्होंने कमेटी डालने की कोशिश की लेकिन वो कमेटी बन गई। एक ब्रेक लेते हैं। खलील ताहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर भी हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल मिज़ाक़ पार्लियामान एक तरफ से जिस तरफ से पेश की जाती है सिफारिश उसकी, वो अयाज सादिक साहब है। अब अयाज सादिक साहब को अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो उनका ताल्लुक है ना। तो यूं जैसे ये मिलता है कि हुकूमत की तरफ से ये स्टेप उठाया गया था, अब उसी से अगर बाहर होने की बात ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं तो क्या हुकूमत इस मूड में नहीं है कि वो बात आगे बढ़ सके? क्योंकि अगर कोई और लोग भी आके ख्वाजा आसिफ साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं तो फिर और बात थी। इत्तेहादी तो फिर भी उस पर मौजूद है, इत्तेहादियों की कहीं ना कहीं आपको तायीद भी मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर ऐसा नहीं हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब ने इनफरादी तौर पर यह फैसला किया है तो किस समत को ये लेके जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खलील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खलील साहब, सवाल मेरा ये है कि अभी मौजूदा सूरत हाल में मिसाके पार्लियामान के हवाले से एक चलें चीज़ जो है, इनिशिएटिव जो है वो उठाया गया था और उससे तासुर ये मिल रहा था कि चलें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी, बर्फ़ पिघलेगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब वो बर्फ़ पिघलाने के मूड में नहीं है, इसकी वजह क्या है? यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया पार्लियामेंट के मौजूद मेंबरान को, ये भी गलत है। और जिस तरह से फरियाल थालपर को आधी रात को वो बयान में बिठाकर लाया गया या मरीन नवाज साहबा को उसके बाप के सामने गिरफ्तार किया, वो भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत हैं और मैं इसकी हम सब ने इसकी मजम्मत की है, ये नहीं होना चाहिए। याद सादिक साहब एक बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है और ये कमेटी बनना ज़रूरी थी, इसलिए कि इस तरह से तो जब मर्जी होगा ऐसा होगा, कोई जिसको मर्जी उठा के ले जाए, क्योंकि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली तो इस तरह से किसी को नहीं उठाया जा सकता। लेकिन आखिर उसी पार्लियामेंट में फिर भी चुप रहे हैं, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट इसको नहीं मानते, लेकिन इसके बात को भी छोड़ दें। दूसरे, ख्वाजा आसिफ साहब इज इन अ बेटर पोजीशन के वो जवाब दें, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है आज ये बात हुई है ख्वाजा साहब की जगह पर राना तनवीर साहब आ जाएंगे इस कमेटी में और ये कमेटी नहीं टूटेगी। ये वो महल्ले वाली कमेटी नहीं जो माई लेके भाग जाती है, ये कमेटी बनी है और इस पर डेफिनेट इस पर कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि ये हम सब समझते हैं। यकीन कीजिए, हम भी पीपल्स पार्टी भी कि जो भी हुआ, चाहे वो हमारे भाई हैं, और कल जो मारवत साहब ने स्पीच की, वकास अकरम ने स्पीच की, सब ने की, उसमें बड़ा दर्द था, बड़ा सोच था और ये बिल्कुल गलत है जिस तरह से भी हुआ है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की चूंकि पर्सनल रीजन हो सकती हैं, ये ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन हुआ ये कि बनाया तो ये गया कि यह कमेटी कल को आना जो बाकी चीजें हैं उनको तय करेगी किस तरह से वाक़या हुआ। सारी ऑडियो वीडियोज, कैमरा की फुटेज, रिकॉर्डिंग वो मंगवा ली गई है ताकि पता चले कि हुआ कैसे और किस तरह से सारी लाइटें ऑफ की, किसने करवाई, व्हाट्सएवर। लेकिन जिसने याद सादिक साहब को मैं या राणा अजीम साहब जानते हैं, ही इज वेरी सीजनड पॉलिटिशियन, स्पीकर साहब, और उन्होंने कल उनकी फैमिली से भी मिले एमएनएस के। आज उनके यहाँ पे इस लॉजेस जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे उनके भी लॉजेस हैं और उनको सब जेल करार दे दिया है ताकि वो अपनी फैमिली से भी मिल सके सारा कुछ। और जो हाई कोर्ट है उसने रिमांड भी उनका जो फिजिकल रिमांड था वो खत्म कर दिया, जो नीचे से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब की जगह राना तनवीर साहब, जो हमें अभी तक मेरी इतला है, वो आ जाएंगे। लोग कमेटी ये काम करेगी और करना भी चाहिए, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, वरना फिर इस तरह से अगर होना शुरू हो गया तो ये फिर खत्म है ना, फिर सबके लिए। जैसे बिलावल साहब ने भी कहा था कि कल को हम भी इस जगह पे आ सकते हैं। तो मेरी जाती तौर पे यही है कि ये कमेटी काम करेगी, डेफिनेट करेगी। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपने हमेशा बड़ी मुस्बत बात की है। आपने पहले दिन से ये बात की है कि सबको एक होना चाहिए, इक़्तिदार आता जाता रहता है, लेकिन पार्लियामेंट भी चलना चाहिए, मुल्क भी चलना चाहिए और मुल्क के लिए सबको एक होकर, इकट्ठे होकर चलना चाहिए। सियासत अपनी जगह इलेक्शन में आके सियासत करें। अब ये माहौल कुछ बनना शुरू हो गया था। अब मिसाके पार्लियामेंट के बाद मिसाके जमहूरियत भी बन सकता था, सारा कुछ होना था ना, इब्तदा हो गई थी। अब इस इब्तदा में ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात उनका निकलना, वो हुकूमत के एक ज़िम्मेदार तरीन शख्स है। तो आप नहीं समझते कि अगर मिसाके जमहूरियत कल को करना है तो ये मिसाके पार्लियामेंट से शुरू होगा और मिसाके पार्लियामेंट की कामयाबी के लिए सबसे बड़े बेनिफिशरी जो होंगे वो आप लोग होंगे। तो इस पे आज आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई थी, मैंने देखा मीटिंग में भी थे, तो शहबाज साहब के इस पे क्या कहना है?
बड़ा खुश आइंद इस कदम जो है इसको करार दिया गया है। ये जो मसाके पार्लियामेंट है और विद इन कपल ऑफ डेज, ज़्यादा नहीं 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाना है। आई नो कि जितनी भी फुटेज और जो कुछ भी है वो सारा कुछ ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ असल में हुआ ये, राना साहब आप मेरे भाई हैं, कल जब गए हैं तो कुछ हार्ट वर्ड एक्सचेंज हो गई उनके और पीटीआई के लोगों के। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर, वो भी सियासतदान है, उन्होंने मुनासिब समझा कि अगर मेरी वजह से कोई ऐसी बात होती है तो बेहतर है कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसका ऐसा ना बनूं। तो उसके हवाले से, लेकिन इस पे सबको अफसोस है। ये सर ये देखें, आपने कहा जी कि उन्होंने ये सोचा कि उनकी वजह से खराब ना हो। पहली बात, उन्होंने जनरल फैज साहब का नाम लेके बात की पीटीआई को, जवाबन फिर हामिद रजा साहब ने बात की जनरल बाजवा साहब का नाम लेके कि आपके ऊपर एहसानात हैं। जो उन्होंने छोड़ने की वजह बताई ना, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी ये तो बनी थी पार्लियामान के लिए, लेकिन वहां पे लगता है कि पीटीआई के तहफ्फुजात हमें सुनना पड़ रहे हैं। तो सर जब वाकई पीटीआई के साथ हुआ है तो तहफ्फुजात भी तो उन्हीं के ही सुनना पड़ेंगे ना। यू आर वेरी राइट। लेकिन मैं यासिर साहब दोबारा कहूंगा आपसे भी और अपने भाई राना अजीम साहब से भी कि इसका प्रॉपर जो जवाब है, मुझे तो उनको नहीं पता कि उनकी इंटेंशन क्या थी ख्वाजा आसिफ साहब की, मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर पार्टी उन्होंने कमेटी छोड़ी है, मुझे यकीन कीजिए इस बात का पता नहीं होता। अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेट आपको बताता यहाँ पे, क्योंकि जिस बंदे का मैं सियासत में शागिर्द हूँ उसने हमेशा सच्ची बात की है यहाँ पे। इसलिए बेहतर, बिल्कुल ठीक है, उनके पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना पड़ेंगे, लेकिन असल में देखना पड़ेगा कि ये बात चली कहाँ से, हुआ काम क्या है। मतलब एक बंदा सहाफ़ियों को गालियां देता है, ख़वातीन को गालियां देता है, फेडरेशन को गालियां देता है, और मरीम को कहता है मैं बाजे लेके आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे रोक लेना, मैं ये कर दूंगा, फतह कर लूंगा। ये दिस इज नॉट द वे। बेसिकली तो बात उसको भी सैको सबाक से हटते तो नहीं देखा जा सकता, उधर भी जाना पड़ेगा हमें। और आज उसने फिर कर दिया कि मैं अफगानिस्तान से, जी देखिए मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, ये कहता है कि डायरेक्ट कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। और उसने आज उनके अफगान जो काउंसिल जनरल से मिल भी लिया है, और इमरान खान साहब ने आज उसको फिर सपोर्ट कर दिया। दूसरे इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे पता नहीं था, हालांकि सुबह 2 अखबारें उनके कमरे में जाती हैं और वो अखबारें पढ़ चुके थे उस वक्त 11 बजे जब सहाफियों से बात हुई है। ये सारा कुछ ऑन एयर हो चुका था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जिन्होंने माफी मांगी मैं उनकी भी मजम्मत करता हूं, वो पार्टी में नहीं रहेंगे। ऐसे सियासत में मैं आज भी कहता हूं, मैं जिस तरह राना साहब ने फरमाया, मैं आज भी उसी डगर पे हूं कि यकीन कीजिए जो कॉमन इशू है, जो आम इशू है, आम आदमी का जो इशू है, वो जो खत्े गुर्बत से है उसको निकालना है वहां से। इन बातों से हमें निकलना पड़ेगा। और ये मसाके, जिस तरह राना अजीम साहब फरमा रहे थे, मसाके ये जो है पार्लियामेंट, ये बहुत अच्छी बात, इससे मसाके जमहूरियत की तरफ जाना था। तो मेरा अपना ईमान है, मेरा सियासी इदराक यही कहता है कि ये कमेटी, ये पार्टी नहीं टूटेगी कल, और कल राणा तनवीर साहब इसमें बैठेंगे जी। अच्छा, कल क्या करने जा रहे हैं? कल का दिन बड़ा अहमियत और धमाका खेज दिन गिना जा रहा है। कल क्या क्या तरमीमें लाने जा रहे हैं? राना साहब अभी तक तो जो आर्टिकल 239 है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, उसके तहत हमारे पास अभी तक तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, जो सच्ची बात है। ये देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन अभी तक किसी हमें तरमीम के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन ये जरूर है कि हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं, सारे मेंबरान दोनों पार्टियों के, सारी पार्टियों के, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ, खबर दे देता हूँ कि किसी एक इंसान के वास्ते पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। अगर हमारी 2/3 अक्सरियत हो भी जाती है तो अगर कुछ होगा या कुछ करना है, या मुझे नहीं पता इस बात का, यकीन कीजिए अभी तक, क्योंकि अभी तक ये कैबिनेट में भी ये बात नहीं गई। चलिए सब ये भी बता दें, क्या कोई एक्सटेंशन हो रही है? कोई एक्सटेंशन हो रही है? इतना नहीं, अगर तो एक्सटेंशन नहीं होगा जी, एक्सटेंशन किसी की नहीं होगी जी। अगर हुआ तो उम्र बढ़ सकती है शायद, वो भी अगर हमारी पूरी होती है अपना 2/3 अक्सरियत, तो जब उसमें जब उम्र बढ़ती है या ये उस मुद्दत मुलाजमत में, तो उसको एक्सटेंशन नहीं हम कह सकते। हाँ, अगर जजेस की तादाद भी बढ़ानी है तो वो 97 एक्ट में तब्दीली है, वो सादा अक्सरियत से आ सकती है जी, उसके तहत 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जजेस की उम्र के बारे में जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक हमें बिल्कुल नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर पता भी चलता है तो कल या परसों वट एवर जो भी, तो उसमें यही होगा कि अगर सारे एतमाद में आएंगे 239 कायने पाकिस्तान के तहत, तो तब 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम तब आ सकती है, क्योंकि आइन को चेंज करना पड़ेगा जी, तरमीम जो लानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो फिर वो अभी तक हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है जी। बहुत शुक्रिया खलील ताहिर संधू साहब, इस हवाले से अपना वगी नाज़रीन दिगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल जिसमें हुकूमत की नंबर्स पूरे होने के एक तरफ से दावे, दूसरी तरफ से खामोशी, शायद
मजमूई तौर पे ये फैसला नहीं किया गया और इसको भी इबाम के अंदर रखा गया है या एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत इसका जो है वो बोलबाला नहीं किया जा रहा? उसके पीछे मंतिक है कि बोलबाला ना करें ताकि कान बहुत ज़्यादा खड़े ना हों, लेकिन ख़बर निकलनी हो तो निकलने का रास्ता जो है वो खुद ही तलाश कर लेती है। राना साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब से तो आप पूछ रहे थे कि वो 7 बंदे कहाँ पे ठहराए हुए हैं। ये क्या मामला बना है कि पहल यही कहा जाता रहा कि कोई भी टूट के नहीं जा सकता और अब ये टूटने की वजूहात क्या आई? देखें यासर, जो मेरे पास बड़ी कंफर्म खबर है, इसमें 6 नाम तो मेरे पास मौजूद हैं कि 6 नाम हैं कि जिनमें से ज़्यादा का तल्लक जनूबी पंजाब से है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूँ, जिनमें से ज़्यादा का तल्लक जनूबी पंजाब से है, एक बलोचिस्तान से है और एक हदशा एक का KPK से है। लेकिन जनूबी पंजाब वाले तो कन्फर्म नाम है, बिल्कुल कन्फर्म नाम है और उन नामों पे कोई दूसरी राय नहीं है, बल्कि उसकी तस्दीक जो है खुद तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन लोगों ने मेरे से की है कि ये लोग जो है प्रेशर में हो या लालच में हो या किसी और तरीके से। आपने बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी कि 6 हमारे अरकान जो है हमें राब्ते में नहीं आ रहे। तो उनमें से एक तो ऐसा शख्स है कि जिसने अभी तक आज के दिन तक भी जो है वो एफिडेविट नहीं दिया था तहरीक इंसाफ में शमूलियत का, एक ऐसा शख्स भी है, MNA भी है। तो ये 6 तो मेरे नोटिस पे है और इस चीज़ की कंफर्मेशन मुझे हुकूमती इतराफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी और ये दोनों तरफ से इसकी कंफर्मेशन हुई है। यानी मेरे पास नाम भी मौजूद है। ठीक, आप कह रहे हैं कि कंफर्मेशन है? कंफर्म है कि ये जी बिल्कुल कंफर्मेशन है जी। ठीक। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना साहब वो हमें इसी बीच में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हुमायूं साहब, जिस तरीके से बात कर रहे हैं राना साहब और इत्तलात भी चहमगोइयाँ भी यही चल रही हैं कि कुछ अरकान जो हैं वो रवाबित के अंदर नहीं है। अब ये जो रवाबित के अंदर नहीं है, ये गंडापुर साहब वाला रुपोशी वाला मामला हो सकता है कि कुछ तवक्कुफ के बाद आ जाए, या फिर मुस्तकिल रवाबित में नहीं है और कल वो पार्लियामेंट के अंदर ही नमूदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबदो व या का नस्तईन। देखिए, इनमें दोनों चीजें हो सकती हैं। वो किसी जगह बिजी हो सकते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जो नजर आ रहा है वो यही है कि जैसे आपने देखा हुआ है, लोगों की बीवियां, लोगों की बेटियां, जब ये हुकूमत मेंबरान की बीवियों और बेटियों को अगवा करना शुरू कर दे और उन पर प्रेशर डाले। आप मुझे बात बताए, मेरी बीवी मेरी बेटी को, मेरी बहन को कोई अगवा कर ले, मैं क्या करूंगा? आप लोगों को खुदा न खासा कोई करे, आप लोग क्या करोगे? ये अगवा बराए तवान वाली हुकूमत है। ये लोगों को, उनकी बेटियों को, जब मरियम नवाज के ऊपर कोई एक बात कर रहे हैं तो मिसोजिनिस्ट की बात शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद ये लोग औरतों को अगवा कर रहे हैं, औरतों को और उनके मियाओं को फिर प्रेशर कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया तो हम ये कर लेंगे। इस किस्म की हुकूमत के साथ हम लोगों का वास्ता पड़ा हुआ है, इस किस्म के लोगों के साथ हमारा वास्ता, ठीक है। लेकिन मुझे देखिए, अगर आप मुझसे पूछ लें, अगर फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन हम ये समझते हैं कि चलो इनको नेशनल असेंबली में मिल जाएंगे, ये 5, 6, 7, 8 बंदे तोड़ के ले आते हैं, 8 ले आते हैं, तोड़ ले आते हैं, JUI इनके साथ नहीं जाती तो ये 10 तोड़ लेते और इनके नंबर पूरे हो जाते हैं किसी वजह से। सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट में ना कोई PTI वाला टूटेगा, सारे PTI के, सारे के सारे PTI के, हर एक ने साइन किए हुए हैं। उसके अलावा पीछे रखे JUI वालों ने कहा हुआ है हम नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने साफ कह दिया कि हम ये जो एक्सटेंशन वाला है हम उसमें नहीं करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, वो और चीज है। एज एक्सटेंशन इज नॉट अ रिफॉर्म। तो उस जगह पे मुझे नहीं लगता ये लोग कर सकेंगे। और बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है कि हमारा, इनके जो मुख्तलिफ हैं लॉ मिनिस्टर साहब, बाकियों ने भी कहा हुआ है कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ कर पाएंगे। हाँ, 2 नंबरी इनसे कोई, मतलब 2 नंबरी में ये माहिर है, ये हर तरफ से घुमा फिरा की चीजें करने में माहिर है। अब देखते हैं क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, अवाम देख रही है, अवाम को पता है कि इस वक्त, मतलब यहां तक हो गई है कि पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ है 9 और 10 सितंबर को, वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। क्यों? ये प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है और एग्जीक्यूटिव के अंदर ये पुलिस वगैरह सारे उनके अंडर आते हैं। तो
तो अगर उन्होंने ये किया है तो जो मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, तो इसका मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामान के ऊपर हमला किया है। और अगर किसी एक बंदे को रिजाइन करना होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर को करना होगा अलॉन्ग विद दी इंटीरियर मिनिस्टर। ये मेरा एक अपना वो है, सोच है कि ये याद रखें, जब पुलिस आई है या कोई इदारे वाले आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते, उसके मातहत है। तो उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से पूछ के ये किया होगा, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर बीच में 100% इन्वॉल्व है। ये तरमीम इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, क्योंकि JUI ने, मौलाना साहब ने साफ कह दिया वो इसमें नहीं करेंगे। हमायूं साहब, मेरे सुनने में आ रही है कि एक नई तजवीज़ पर गौर हो रहा है और उसमें मौलाना साहब का इशारा भी था और मौलाना साहब उसमें साथ दे सकते हैं। इसकी तस्दीक या तरदीद तो मौलाना साहब की तरफ से आ सकते हैं, लेकिन आपके ज़राए क्या कहते हैं वो ये है कि 4 नाम दे दिए जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए और उसका इख्तियार जो है फिर वज़ीर आज़म को दे दिया जाए, वो उन 4 में से किसी एक को मुंतखब कर ले और उसमें 4 नंबर के शख्स को भी मुंतखब किया जा सकता है। एक ऐसी तजवीज़ सुनने में आ रहा है कि आ रही है जिस पर मौलाना राजी होंगे। देखिए, इस तरह है कि जो उसमें क्या है कि सारी चीजें देखें, इस वक्त जो प्यूनी जज है जस्टिस मंसूर अली शाह, ये वाहिद ज्यूरिस्ट हैं जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद ज्यूरिस्ट हैं जिनको हार्वर्ड, जिनको कैम्ब्रिज, जिनको ऑक्सफोर्ड, ये सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है। तो ही इज दी ओनली ज्यूरिस्ट। हाँ, मैंने सुना है कि उन 2 जजेस में एक को शायद ये लोग प्रेफर कर रहे हैं जिन्होंने ये 5 या 8-2 वाले फैसले में जिन्होंने कहा था कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो ना करें, उनमें से किसी एक को जो शायद 5वें नंबर पे या कौन से हैं, उनको शायद लाने के लिए एक बात हो रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं ये समझता हूँ अगर मौलाना साहब इस पे मानते हैं, अगर मौलाना साहब किसी तरीके से वो करते हैं, इस पे भी मानते हैं, मौलाना साहब अपनी साख्त खराब करेंगे। मौलाना साहब, जैसे हमदुल्ला साहब ने कहा है, जैसे बाकी लोगों ने कहा हुआ है कि अगर किसी लिहाज से भी इनके साथ चले गए, ये उनकी एक पॉलिटिकल खुदकुशी होगी, ये मान लेना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो डेमोक्रेसी है उसकी स्ट्रेंथ अवाम है। आज नहीं तो कल अवाम ने अपना स्ट्रेंथ शो करना ही करना है और अवाम भूलती नहीं है। आपने देख लिया है कि 8 फरवरी को क्या हुआ था, अवाम देख रही है। और मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब इतना बड़ा रिस्क लेंगे, इन लोगों की खातिर इतना बड़ा रिस्क लेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, बात हो रही है चीफ मिनिस्टर की मामलात के ऊपर और उनके इक़दामात के ऊपर। इरफान सिद्दीकी साहब आप ही के साथी हैं सेनेट के अंदर। इरफान सिद्दीकी साहब ने अली अमीर साहब के बारे में क्या राय रखी है, वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सुनवाइए जी। किसी सूबे की सरहद किसी न किसी दूसरे मुल्क से मिलती है। अफ़गानिस्तान से अगर खैबर पख्तूनख्वा की मिलती है, पंजाब से भारत की भी मिलती है, बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान की मिलती है, ईरान की मिलती है, हम इधर गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो चाइना से मिलती है। तो क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब भारत के साथ इस तरह के मामलात तय कर सकता है जिस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए हैं? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत बड़ी खौफनाक रिवायत डालने जा रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। कहते हैं हुमायूं मोहम्मद साहब क्या समझते हैं, खारजा पॉलिसी के ताल्लुकात तो डायरेक्ट होते हैं वफाक के साथ, तो सूबा किस तरीके से अपनी तौर पर उस मामलात को देख सकता है? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने, ये नहीं है कि वो कोई पॉलिसी बना रहे, उन्होंने कहा मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, अगर फर्ज करें हम लेट्स से हम इस्लामाबाद में रहते हैं और मेरे घर के साथ वाले घर से लोग मेरे घर पे कूड़ा फेंक रहे हैं, मैं पॉलिसी तो CDA बनाती है, मैं ये कहूंगा CDA वालों को आप जाओ इनके साथ बात करो। मैं उनसे खुद भी बात करूंगा कि यार देखो मेरे यहाँ पे कूड़ा मत फेंको। मैं उनके साथ एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहा, मैं उनके साथ एज अ नेबर जिनके बाउंड्री है, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यार आपके यहाँ से ये तकलीफ हो रही है। और चूंकि हम लोग एक ही जुबान बोलते हैं, KP और अफगानिस्तान एक ही जुबान बोलते हैं। मेरा जो मेरा इलाका है मोमंद है और जो मेरा गाँव है अतम कले, वो तो आधा अफगानिस्तान में आधा पाकिस्तान में।
अगर इस किस्म की चीजें होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बीच में बात कर सकते हैं, लेकिन ये कोई पॉलिसी नहीं कर सकते आप। वो पॉलिसी नहीं बना रहे। अब ये लोग हर तरफ, इन लोगों का काम ही झूठ है, इन लोगों का काम ही बात को घुमा फिरा के गलत तरीके से बयान करना है। मैं इनके बारे में क्या कहूं? जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है, अली अमीन गंडरपुर साहब ने कोई बयान ये नहीं कहा कि हम अपनी पॉलिसी बना रहे। उन्होंने कहा मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मेरी अवाम जो जिसके वो जिम्मेदार है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। अब मेरे रैयत में जो केपी की अवाम आती है, वो आए दिन वहां पे हमले हो रहे हैं, लोग जाने उनके हो रहे, किसी के हाथ खराब हो रहे, किसी के वो हो रहे हैं। मुझे एक बात है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है कि बात भी ना करे। आपको पता है केपी में इस वक्त पुलिस क्या कर रही है? केपी में पुलिस वाले ये वो दे रहे हैं कि हम लोग अगर आज हमारे हवाले कर दो तो हम इसको 3 महीनों के अंदर अंदर इस सब जगह को हम पुरअमन कर देंगे। अगर ये पुलिस वाले, एक ये याद रखें, वो लोग कहते हैं हम जिनको पकड़ते हैं वो आके हमसे छुड़ा लिए जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट, अली अमीन गंडरपुर कोई पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी नहीं बना रहा। वो सिर्फ अपने नेबर से बात कर रहा है कि तुम्हारे इस जगह से ये चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है, मेरी आवाम को तकलीफ दे रही है, आप बताओ हम एक दूसरे के साथ कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक। वाहिया साहब, आप क्या देख रहे हैं? लाहौर का जलसा होता देख रहे हैं? देखिए जी, इस जलसे ने, इन सारे जलसों ने इनकी नींदें हराम की हुई है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में लेक्सोटनिल की टैबलेट्स बहुत महंगी बिकने शुरू हो गई है, खत्म हो गई है। इसीलिए इन लोगों ने अभी नया कैनबिस का लॉ बना लिया कि अब ये लोग उसको आराम से बनाएं, और वो करें, क्योंकि इनको तो समझ नहीं आ रही हम किस तरीके से उस एक शख्स को काबू में करें जो जेल में बैठा हुआ है, उनकी बात नहीं मानता, जो जेल में बैठा हुआ है और कहता है कि मैं जेल में सारी जिंदगी रहने को तैयार हूं, लेकिन अपने उसूलों पे सौदाबाजी नहीं करूंगा। पाकिस्तान, इनको जलसा, हमारा राइट है, जलसा होगा। आप सोचें, इस डर की वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्ट्रेंथ की, डर की, खौफ की वजह से इन्होंने 2-3 दिन पहले एक एक्ट पास किया इस्लामाबाद के जलसे से पहले। अच्छा, इससे बुज़दिल, इससे ज्यादा डरपोक, इससे ज्यादा क्या कह सकते हो उसे, जो नलायक। हुमायूं साहब, अगर यही सिचुएशन लाहौर में भी देखने को मिलती है, वैसे ही रुकावटें लगाई जाती हैं। पहली तो बात ये कि अभी लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा होगा, डीसी साहब अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बात का मामला, लेकिन रुकावटें अगर इसी तरीके से लगाई जाती हैं और वो एपिसोड दोहराने की कोशिश की जाती है, तो आपने एक बार कहा था कि हम समझ चुके हैं, हमें मालूम पड़ चुका है ये क्या तरीके अपनाते हैं, अब हमने भी जिद्दत अपने अंदर ले आए हैं। तो अब की बार इस्लामाबाद के जलसे को देखते हुए यहाँ पर जिद्दत क्या होगी? आपको पता है, जो आखिरी जलसा जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान की फ्यूचर का एक रोड मैप दिया था, कि उन्होंने मेरे ख्याल में वो 27 पॉइंट्स दिए थे कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिहाज से एक बताया था कि रोड मैप क्या होगा। उसमें आपको पता है तकरीबन 500 के करीब इन लोगों ने कंटेनर लगाए थे, छोटे छोटे सड़कों के ऊपर कंटेनर लगाए थे। वो जो मीनारे पाकिस्तान के साथ जो अंदर छोटे छोटे बाजार हैं, उनके अंदर सारे कंटेनर लगाए हुए थे, लेकिन आवाम पहुंची थी। आप किसी को रोक नहीं सकते हो भाईजान, आप रोक नहीं सकते हो। आप उस अज़म को, असल में इनको पता ही नहीं है, इन्हें कहे कि जरा क्या नाम है उनका, पाकिस्तान की क्रिकेट के जो कप्तान है, कोच है, नहीं, वो जो अभी कमेंट्री करते हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि पूरी टीम, रमीज राजा, सॉरी रमीज राजा, वसीम, रमीज राजा ने कहा था पाकिस्तान की सारी टीम ये कहती थी हम नहीं जीत सकते, एक शख्स कहता था कि हम जीतेंगे। सारी टीम कहती थी कि हम ये हारेंगे, वो एक शख्स कहता था हम जीतेंगे। फिर उस एक शख्स ने आखिरी मैच में कहा था कि इस मैच में तुम लोग कॉर्नर टाइगर्स की तरह लड़ोगे, ये करोगे।
जीते कि नहीं जीते, देखिए इन लोगों को पता ही नहीं है कि यकीन मुहक्कम क्या होता है। इन लोगों को पता ही नहीं है, अल्लामा इकबाल के उस फलसफे का नहीं पता कि जिसको खुद ही पे यकीन होना तो वो जंजीरें कट जाती हैं गुलामी की। ये लोग गुलाम ज़हनियत वाले गुलाम लोग हैं जो बिलीव करते हैं बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, दे हैव नेवर चोजन एनीथिंग। इनको उठा के यहाँ खड़ा कर दे, जैसे वो नहीं होता बेगार कैंप में वो कर देते कि यार तुम इधर खड़े होकर भीख मांगोगे, तो इनको पकड़ के बिठा दिया जाता है, तुम अब इधर खड़े होकर भीख मांगो, तुम उधर जाके भीख मांगो, तुम उधर जाके भीख मांगो। ये इस लिहाज से ये बेसिकली बेगार कैंप में उस किस्म के हैं वो लोग हैं। इनको दे आर नॉट द चूजर्स, ये पाकिस्तान की डेस्टिनी बदलने की सलाहियत ही नहीं रखते। अगर ये पाकिस्तान की किसी चीज़ को भी बदलने की सलाहियत नहीं रखते तो फिर खान साहब की रहाई आप कब देख रहे हैं, जो एक शख्स सारी चीज़ें तब्दील कर सकता है? आपको पता है उन्होंने उनके नए ट्वीट के ऊपर एक और भी वो कर दिया है। अच्छा, ट्वीट क्या है कि अवाम आप अपने जो गलत लॉ पास करना चाह रहे हैं, एक एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, उस एक्सटेंशन के उन्होंने कहा इस एक्सटेंशन को रोकने के लिए, इस गलत काम को रोकने के लिए आप लोग एहतजाज करो। इस एहतजाज की कॉल पे आप FIR काटोगे। खुदा के बंदो, आप लोग कर क्या रहे हो? कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग कर क्या रहे हो? आपने देखा है कि आप लोग कितना गलत कर रहे हो? अवाम आपको देख रही है, अवाम आपको देख रही है कि आप कितना गलत काम कर रहे हो। आपको किसी चीज का खौफ नहीं है। हुमायूं साहब, जिस तरीके से बात हुई उस ट्वीट को लेके, अब बहुत सी इतलात तो ये भी आ रही हैं कि उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, हुकूमत तो ये सवाल पूछती है, लेकिन आमियाना तौर पे सवाल ये है कि ये ट्विटर अकाउंट जो है वो हैंडल कौन कर रहा है? बज़ाहिर नाम तो खान साहब का ही है ना, तो वो नैरेटिव तो खान साहब का जाएगा, तो खुद तो वो चला नहीं सकते, लेकिन उनके नैरेटिव के बगैर उसको फिर लिख के कौन प्रेजेंट कर रहा है? देखिए अब ये खान साहब ने अगर उन्होंने इसको ओन कर लिया तो फिर और बात है। अगर उन्होंने ओन नहीं किया तो जब इन लोगों ने ये जो नया बिल लेकर आए, उन्होंने कहा कि हम हर चीज को हैक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको कर सकते हैं, तो हो सकता है इन्होंने खुद किया फिर। लेकिन लेट इमरान खान फर्स्ट ओन इट, वंस ही ओन्स इट देन वी विल से कि हाँ उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने ओन ना किया, उन्होंने कहा ये मैंने नहीं किया हुआ, तो फिर हो सकता है इन लोगों ने खुद किया हो, क्योंकि ये जो सारी चीजें कर रहे हैं इस पे तो इन लोगों ने, इनके पास एक्सेस है, ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके वहां पे कर सकते हैं, हैकर्स लगा के ये कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट थिंग, पहले उसमें जाते हैं। लेकिन उसमें आप ट्वीट पढ़ ले, उसमें है क्या? उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आप एहतजाज के लिए बाहर निकलो। एहतजाज का कहा हुआ है, उसमें कहीं कुछ ये नहीं कहा हुआ है, किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ना इस बगावत करो, नहीं कहा हुआ। तो फिर ये किस चीज का? अच्छा हुमायूं साहब, आज से पहले जितने मुकदमात हुए हैं क्या वो सारे मेरिट पे हुए हैं? नहीं, ये जो हुकूमत आई है क्या वो मेरिट पे हुई है? तो जो मेरिट पे नहीं बिल्कुल हुए, नहीं हुई, मेरिट पे तो है नहीं, ये तो हम भी कहते हैं। हुमायूं साहब, बात हो रही है मिनी बजट के हवाले से भी कि 650 अरब की आमदनी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, यानी आमदनी वो जो पहले खर्च कर लिए हैं, अब वो फाइनेंसिंग गैप शायद कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो वो 650 बिलियन के लिए अगर नया बजट आता है, मिनी बजट, तो अपोजिशन का फिर स्टैंड क्या होगा? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। हम लोग उसके डीमेरिट्स या उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, हम उस बजट को रोक नहीं सकते। नंबर्स इनके पास है, 2 नंबर इनके पास है, 10 नंबर इनके पास है, 420 इनके पास है, तो उस लिहाज से कुछ काम भी कर सकते हैं। सही सही, राना साहब। अच्छा, फिर ये अभी एक खबर चल रही है कि जी मसवदा लिख दिया गया है गद्दारी के पर्चे FIR का। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये कर देते हैं, तो फिर PTI का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, हम उसमें जाएंगे, उसके कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं। जब पहले गद्दारी का कर लेने देंगे, उसके बाद देखते हैं। लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस दे कम।
यानी वो इकदाम उठा लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से अपनी हिकमत अमली को अपनाती है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब इस हवाले से अपना के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।